हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बरनवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का वीडियो डाला जा चुका है, जिसमें से आपको आर्यों का आगमन, वैदिक सभ्यता का इतिहास, वेदों का संपूर्ण ज्ञान, तो ये 3 वीडियो आपको पहले ही इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का भाग 4। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि एक चैप्टर को पढ़ाने में इतना ज़्यादा पार्ट क्यों। तो ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी विस्तार रूप से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप वन लाइनर के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको देखने को मिले तो आसानी से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए एक पॉइंट को हम लोग उठाते हैं और एक पॉइंट को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के उसको खत्म करते हैं, जिसके बाद आपको वहां से वन लाइनर और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव भी कवर हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको एक वीडियो में सिर्फ एक पॉइंट आपका क्लियर हो, जिससे कि आपका समझ भी डेवलप हो सके और आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, ठीक है। तो सामाजिक जीवन को पढ़ने से पहले इसको हम छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उस चीजों को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे टोटली इसका डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सामाजिक जीवन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सामाजिक जीवन में कि परिवार व्यवस्था, ठीक है। परिवार व्यवस्था, इसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक। दूसरा हमारा रहेगा वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तीसरा हमारा रहेगा स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। चौथा हमारा रहेगा वेशभूषा, ठीक है। चौथा हमारा रहेगा आभूषण, ठीक है। छठा हमारा रहेगा खान पान, ठीक है। सातवां हमारा रहेगा मनोरंजन का साधन। तो सामाजिक व्यवस्था में टोटल आपको इतना टॉपिक 7 टॉपिक कवर करना है, ठीक है। ये सब कुछ अपने आप में, ये हर एक टॉपिक अपने आप में वन लाइनर की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिप्टिव अगर आप किसी एग्जाम में लिखते हैं तो वो भी इसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे परिवार व्यवस्था, कि समाज जो है वो परिवारों से बनता है। तो वहां पे परिवार व्यवस्था कैसा था, वहां पे परिवार कैसे रहते थे, किन किन एक परिवार में कौन कौन लोग रहा करते थे, इन सभी चीजों को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि जब परिवार या समाज बन जाता है तो समाज में वर्ण व्यवस्था था या नहीं था, कोई बड़ा जाति का, कोई छोटा जाति का, तो इसको हम लोग किस प्रकार भिन्न करते हैं, इसमें ये चीज हमको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, इन सभी चीजों की हम बातें करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा स्त्रियों की स्थिति। तो समाज में ध्यान रखिए, जब भी हम लोग सामाजिक जीवन किसी भी साम्राज्य का या सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो वहां पे स्त्रियों की स्थिति को जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि स्त्री जो होती है समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी वह समाज उतना ही डेवलप होगा, जहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होगी वह समाज उतना ज्यादा डेवलप हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग समाज की स्थिति को भी स्त्रियों की स्थिति को भी देखेंगे, साथ साथ में ये लोग पहनावे ओढ़ावे में किस किस चीजों का उपयोग करते थे उस चीज का हम अध्ययन करेंगे। आभूषण का ज्ञान था या नहीं, कोई जेवरात वगैरह पहनते थे या नहीं पहनते थे, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। खान पान की बात करें तो ये लोग खाने में किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, इन सभी चीजों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें बात करेंगे मनोरंजन का साधन।
तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये लोग अपने मन को बहलाने के लिए या फिर खेलने योग्य किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, इन सभी चीजों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये सभी चीजें जब आपको कहीं भी ये चीज बताया जाता है या कहीं भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता बोले या फिर मौर्य साम्राज्य की सामाजिक जीवन बोले, तो जब भी सामाजिक जीवन आए आपके क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, तो ये सभी पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को जब हम लोग शुरू किए थे तो आपको पहले ही बताया गया था कि वैदिक सभ्यता को हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपेयर का किससे किससे होगा? एक पूर्व वैदिक युग, पूर्व वैदिक युग, और दूसरा उत्तर वैदिक युग, वैदिक युग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि समय काल से इन लोग दोनों का विभाजन किया गया था। विभाजन करने के पीछे क्या क्या रीजन था कि पूर्व वैदिक युग में कुछ अलग व्यवस्था हम लोग को देखने को मिलती है और उत्तर वैदिक युग में हमको कुछ अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामाजिक जीवन का जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि परिवार व्यवस्था। इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग में कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। ठीक है, सामाजिक जीवन को स्टार्ट करने से पहले हम समाज की बात करते हैं। तो समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर समाज हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्त्रियों की प्रधानता हमको ज्यादा देखने को मिलती थी। कहाँ पे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। लेकिन जैसे ही हम पूर्व वैदिक युग की बात करें तो पूर्व वैदिक युग में जो समाज था वो कैसा था? तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि पूर्व वैदिक युग का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, मतलब यहाँ पे पिता को ही मुखिया, घर का मुखिया माना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि पूर्व वैदिक युग का समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। सेम टू सेम यहाँ पर भी जो समाज व्यवस्था हमको उत्तर वैदिक युग में देखने को मिलता है वो पितृसत्तात्मक ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों चीजों में समाज व्यवस्था में किसी भी तरह का हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो परिवर्तन कहाँ देखने को मिलता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब आते हैं परिवार व्यवस्था में। परिवार व्यवस्था, पूर्व वैदिक युग में जो परिवार व्यवस्था था ये संयुक्त परिवार था। ठीक है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का अर्थ मतलब क्या होता है कि पूर्व वैदिक युग में 4-5 वंश के लोग एक साथ रहा करते थे। ठीक है, साथ में रहते थे। ठीक है, 4-5 वंश के लोग साथ में रहते थे। कहने का मतलब है कि मातृपक्ष मतलब माता के वंश के जो लोग रहते थे और पितृपक्ष, पितृ मतलब पिता के पक्ष के जो लोग रहते थे वे दोनों परिवार एक संयुक्त रूप से रहा करते थे। अब मातृपक्ष में क्या आएगा? तो मातृपक्ष में जैसे नाना, नानी, ठीक है, मामा, मामी, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद उनके बच्चे, मामा मामी के बच्चे। तो कहीं ना कहीं 3 वंश हमको देखने को मिला। साथ साथ में अगर पितृपक्ष की बात करें तो दादा, दादी, ठीक है, उसके बाद चाचा, चाची, फूआ, फूफा, ये सभी एक साथ, इतना परिवार एक साथ हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो पूर्व वैदिक युग में। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 3-4 वंश आपको देखने को मिल रहा है। उनके बच्चे रहेंगे, नाना नानी रहेगी, मामा मामी रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे। यहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, फूआ फूफा, इनके बच्चे रहेंगे।
तो काफी ज्यादा यहाँ पे परिवार बड़ा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिवार व्यवस्था था वो संयुक्त परिवार था, जिसमें 4-5 वंश के लोग एक साथ रहा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इन सभी लोग, ये सभी लोग रहा करते थे एक साथ, तो इस परिवार का मुखिया कौन होता था? तो इस परिवार का मुखिया हमेशा, जो इस परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा वही इस परिवार का मुखिया कहलाएगा। ठीक है, तो इस परिवार का मुखिया कौन कहलाएगा? तो इस परिवार में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा वही इस परिवार का मुखिया कहलाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हमको संयुक्त परिवार ही देखने को मिलता है। ठीक है, संयुक्त परिवार। लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं पूर्व वैदिक युग में कि मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों एक साथ रहा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक में क्या होता है कि मातृपक्ष के लोग अलग निवास कर रहे हैं और पितृपक्ष के लोग अलग निवास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मातृपक्ष के लोग अलग जगह निवास कर रहे हैं और पितृपक्ष के लोग अलग निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक साथ रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग अपना रहने लगे हैं। ठीक है, अब इस परिवार का मुखिया कौन होता था? तो मातृपक्ष में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा वो इस परिवार का मुखिया बनेगा, और पितृपक्ष में जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो इस परिवार का मुखिया बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिवार का बुजुर्ग कहने का मतलब है कि स्त्रियां बुजुर्ग नहीं होनी चाहिए, पुरुष जो बुजुर्ग रहेगा वही व्यक्ति यहाँ पे उसका मुखिया कहलाएगा। क्यों यहाँ पुरुष की ही बात क्यों की जा रही है? तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यहाँ का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मतलब कि पिताओं के ऊपर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक परिवार व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि परिवार का जो हेड था वो कौन होगा? पिता होगा। ठीक है, तो पिता ही हर चीज का यहाँ पे डिसीजन लेता है। ठीक है, पूर्व वैदिक युग में पिता ही या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है वो इस परिवार का कोई भी डिसीजन हो तो वो लेगा कौन? तो परिवार का मुखिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हो, जो इस परिवार का हेड हो, वो कोई भी निर्णय काफी संयम से लेता था। ठीक है, संयम तथा सोच समझकर। ठीक है, समझकर। ठीक है, अब ये डिसीजन संयम तथा सोच समझकर क्यों लेता था? क्योंकि उस समय होता ये था कि जो परिवार का मुखिया द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था तो उसके परिवार उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य होते थे। मतलब उसके डिसीजन को अगर नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर एक बात कह दिया कि ये तुमको करना पड़ेगा, इट मीन्स कि तुमको करना ही पड़ेगा, ये उसका डिसीजन है, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन लेता हो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि गुस्सा में आके कुछ भी डिसीजन ले लिया और उसको वो फॉलो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो परिवार का मुखिया है वो डिसीजन काफी सोच समझ करके और संयम से लिया जाता था, क्योंकि इसके द्वारा, परिवार का मुखिया के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था वो व्यक्ति या जिसके ऊपर डिसीजन, जिसको वो डिसीजन दे रहा है वो व्यक्ति उसको मानेगा ही मानेगा। ठीक है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि वो उस चीज से दूर भाग सके। जो डिसीजन लिया गया है, जिसके लिए लिया गया है, वो व्यक्ति उस डिसीजन को हर हाल में उसको मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे डिसीजन काफी सोच समझ के लिया जाता है। उदाहरण के लिए एक चीज समझ सकते हैं कि विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वो गुस्से में आकर के अपने 50 पुत्रों को गृह त्याग करने के लिए कहा था। कितने पुत्रों को? 50 पुत्रों को।
ठीक है, 50 पुत्रों को गृह त्याग, ठीक है। तो इनके 50 पुत्र, जब इन्होंने डिसीजन लिया कि 50 पुत्रों को गृह त्याग करना पड़ेगा, तो इसके 50 पुत्र विश्वामित्र से कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया और उसके डिसीजन को माना और 50 पुत्रों के द्वारा गृह त्याग कर दिया गया, ठीक है। इन्होंने ये 50 पुत्र गुरु विश्वामित्र से कभी डिबेट नहीं किए कि आपने मुझे गृह त्याग करने के लिए क्यों कहा या फिर आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इन्होंने कभी भी अपने पिताजी से ये ऐसी कोई बात नहीं की और इनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन को ये 50 पुत्र माने और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिसीजन था वो संयम या सोच समझ करके क्यों लिया जाता था, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी सेम चीज था कि यहाँ पर भी जो डिसीजन था वो संयम और सोच समझ करके लिया जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत ऐसा ना हो जिससे कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा हो। तो चलिए ये था हमारा पहला टॉपिक। तो ये था हमारा परिवार व्यवस्था, ठीक है, कि यहाँ का परिवार हमको कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, संयुक्त परिवार, और यहाँ पर भी हम संयुक्त परिवार देखते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों परिवार एक साथ रहा करते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक युग में हम क्या देखते हैं कि मातृपक्ष के परिवार अलग जगह निवास कर रहे हैं और पितृपक्ष के परिवार जो है वो अलग जगह निवास करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब बाकी बात जो भी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे डिसीजन काफी सोच समझ करके लिया जाता था, तो यहाँ पर भी सोच समझ करके लिया जा रहा है। इस परिवार का मुखिया कौन होता था, तो बुजुर्ग व्यक्ति होता था। तो यहाँ पर भी मुखिया कौन बन रहा है, तो बुजुर्ग व्यक्ति ही यहाँ पे मुखिया बन रहा है, ठीक है। बाकी बात डिसीजन मानने की बात आई तो यहाँ भी वही व्यवस्था देखने को मिलता है जो हमें उत्तर वैदिक युग में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, तो जब आप आज के समाज से ही कंपेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जिस समाज में रहते हैं वहां पे आपको भिन्न भिन्न जाति के लोग दिखाई देते होंगे, जिसमें कुछ जाति होंगे जो आपसे ऊंचे होंगे और कुछ जाति ऐसे होते हैं जो आपसे नीचे कास्ट के होते हैं, ठीक है। तो क्या उस समय भी ये व्यवस्था हमको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो चलिए वर्ण व्यवस्था की बात हम करते हैं। तो ये था हमारा वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग जैसे ही आर्यों का आगमन भारत में होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत में जब आर्यों का आगमन होता है तो पहले से भारत में किसी न किसी अन्य व्यक्तियों का निवास था जिसमें वे लोग अपने आप में एक दूसरे को बांट दिए थे कि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो निवास करते थे और हम लोग आर्य हैं। तो आर्य जब भारत आए तो रंगों के आधार पर वर्ण विभाजन किया गया था, क्योंकि आर्य गोरे थे और जो पहले से भारत में निवास करते थे वो काले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमको पहले से देखने को नहीं मिला था। समाज में जो वर्ण व्यवस्था था वो रंगों के आधार पे आधारित किया गया था, आधार पर आधारित, ठीक है, रंगों के आधार पर आधारित था। जैसे कि आर्य जो थे वो गोरे थे, गोरे रंग के थे, और अनार्य जो थे वो काकवर्णी रंग के थे, मतलब कि काले रंग का, ठीक है। काकवर्णी मतलब काले रंग का, ठीक है। तो पहले रंगों के आधार पे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, लेकिन जब धीरे धीरे समाज व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला और जब ऋग्वेद की रचना हुई तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। क्या चीज का? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है,
जहां पे यह बताया गया है कि एक विशाल मानव की उत्पत्ति हुई थी और उसी विशाल मानव के अंगों से वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो उनके अंगों से क्या क्या निकला और उनको कैसे हम वर्ण व्यवस्था में बांटे, इस चीज को हम समझते हैं। तो जो विशाल मानव था, ठीक है, विशाल मानव का उत्पत्ति जब हुआ तो इसके मुख से कुछ व्यक्ति निकले, ठीक है, जिसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, विशाल मानव के मुख से जो व्यक्ति निकला उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, भुजा हाथ से कुछ व्यक्ति का उत्पत्ति हुआ जिसको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जांघ से भी कुछ व्यक्ति का उत्पत्ति हुआ जिसको हम लोग वैश्य कहते हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पे पैर से कुछ व्यक्ति की उत्पत्ति हुई जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं। ठीक है, ये चार व्यक्ति जब ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना हुई, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है और उस पुरुष सूक्त में ऐसा कहा गया है कि उस समय एक विशाल मानव की उत्पत्ति हुई और विशाल मानव के उत्पत्ति होने से उसके विभिन्न अंगों से अलग अलग वर्णों के लोगों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि किन किन अंग से उनके किन किन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुख आता है। तो मुख से ब्राह्मण, मुख से जो भी व्यक्ति की उत्पत्ति हुई थी उसे हम लोग ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ठीक है, भुजा मतलब हाथ से जो भी व्यक्ति का उत्पत्ति हुआ उसे हम क्षत्रिय कहते हैं। जांघ से जिस व्यक्ति की उत्पत्ति हुई उसे हम लोग वैश्य कहते हैं और पैर से जिस व्यक्ति की उत्पत्ति हुई उसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पूर्व वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म आधारित था, ठीक है, कर्म आधारित मतलब आप जैसा काम कीजिएगा आपका वर्ण व्यवस्था वैसा ही तय होगा। ठीक है, तो कर्म आधारित कहने का मतलब क्या है, इसको हमको अच्छे से समझाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि कर्म आधारित क्या था। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति है वो बताता है कि मैं एक कवि हूं। ठीक है, मेरे पिता वेद हैं तथा मेरी माता आटा पीसती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसाय के लोग रहा करते हैं। जैसे मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं, मेरी माता आटा पीसती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यवसाय करने का काम कर रही है तो ये वैश्य हो गई। ठीक है, यहाँ इसके पिता वेद है मतलब ब्राह्मण हो गए। ठीक है, ये एक कवि है तो ये भी ब्राह्मण हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग निवास कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम कर्म के आधार पे, मतलब आप जैसा काम कीजिएगा आप उसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें परिवार कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पिता अगर ब्राह्मण है तो उसके घर में जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं था। आप जैसा काम कीजिएगा आपका वर्ण व्यवस्था वैसा ही तय किया जाएगा, चाहे वो आप किसी भी परिवार से हो। अगर आप यहाँ पे अगर आपके पिता वैश्य का काम कर रहे हैं और आप वेद का ज्ञान जानते हैं तो आपके पिता को वैश्य कहा जाएगा और आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है वो कर्म के आधार पे यहाँ पे पूर्व वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा टोटल टॉपिक है किसका, तो ये हमारा पूर्व वैदिक युग का। अब उत्तर वैदिक युग की बात करते हैं। जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग में आते हैं तो यहाँ पे भी हमको
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बुलाने का तरीका जो था वो काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला परिवर्तन क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं इनको सही और तरीके से संबोधित किया जाता था, मतलब एक रिस्पेक्टेड वर्ड से इनको बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग शब्दों का संबोधन करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ब्राह्मण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको बोला जाता था, अगर इनको बुलाना हो तो इनको बोलता था आइए। ठीक है, क्या बोला जाता था, आइए। जैसे हम क्षत्रिय की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता था आओ। ठीक है, वैश्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे था जल्दी आओ। ठीक है, और शूद्र को अगर बुलाना होता था तो यहाँ पे बोलता था दौड़कर आओ। यहाँ पे संबोधन में किसी भी तरह का हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें संबोधन में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कैसे, तो ब्राह्मण को आइए, क्षत्रिय को आओ, वैश्य को जल्दी आओ और शूद्र को दौड़कर आने जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। दूसरा चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो पूर्व वैदिक युग में है जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था है वो पितृ पर आधारित है। जैसे कि आज की टाइम में हम लोग, आज की दुनिया में जो हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं तो इसके घर में जन्म लेने वाला पुत्र या पुत्री हो तो वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने मिलता है उत्तर वैदिक युग में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कर्म आधारित, और यहाँ पे होता है पितृ आधारित या फिर वंश आधारित। यहाँ पे आप पितृ आधारित या वंश आधारित। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कर्म के आधार पे हमें वर्ण व्यवस्था को तय किया जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक युग में वंश आधारित या पितृ आधारित हमारा वर्ण व्यवस्था को तय किया जाता है। अगर आपके पिता ब्राह्मण हैं तो आप उस घर में जन्म ले रहे हैं तो आपका टाइटल क्या हो जाएगा, तो आपका भी टाइटल ब्राह्मण होगा। चाहे आप ब्राह्मण का काम करें या ना करें, लेकिन आप कहलाएंगे क्या, फाइनली आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ दूसरा चीज देखने को मिलता है। तीसरा बेसिक डिफरेंस हमको क्या देखने को मिलता है कि जब अंतिम संस्कार किया जाता था, ठीक है, अंतिम संस्कार कब, उत्तर वैदिक युग में अंतिम संस्कार जब यहाँ पे किया जाता था तो जो शवों को गाड़ा जाता था या फिर शवों के ऊपर जो टीला बनाया जाता था, उस टीलों को बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी हमको भिन्नता देखने को मिलती थी। ब्राह्मण अगर मर रहा है तो कुछ अलग प्रकार की आकृति बनाई जाती थी उसके टीले के ऊपर। अगर कोई क्षत्रिय मर रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार की आकृति बनाई जाती थी। अगर कोई वैश्य मर रहा है तो उसके लिए अलग व्यवस्था का प्रचलन था, और जो अगर कोई शूद्र मर रहा है तो उसके लिए भिन्न प्रकार की आकृति या टीला बनाया जाता था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो था वो किसी भी तरह से हमको भिन्नता देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग में आते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत तरह का भिन्नता देखने को मिलता है। जैसे कि इसको पहले हम भिन्नता किस आधार पे देखते हैं, तो संबोधन के आधार पे, जैसे कि बुलाने के लिए अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कर्म आधारित था, यहाँ पे वंश आधारित हो जाता है कि आप जिस वंश में जन्म लिए हैं वो आपका, उसी वंश में आप वही वर्ण व्यवस्था के लोग कहलाएंगे। जैसे कि आपके पिता अगर ब्राह्मण है और आप अगर अलग कार्य भी कर रहे हैं और आप आपके पिता अगर ब्राह्मण है तो आप हमेशा क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ठीक है, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उस कर्म के आधार पे आपका वर्ण व्यवस्था तय नहीं किया जाएगा, वो हमेशा और हमेशा
पिता के कार्यों के या फिर पिता का जो टाइटल लगा हुआ उसी आधार पे आप अपना वर्ण व्यवस्था को तय कर सकते हैं। कहाँ पे? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो तीसरा बेसिक चीज क्या मिलता है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार जब किया जाता था पूर्व वैदिक युग में, तो किसी भी तरह की ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र में किसी भी तरह की हमको विभिन्नता देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग में आते हैं तो यहाँ पे जब व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता था या फिर शवों को गाड़ा जाता था, तो जो टीला बनाया जाता था या शव को दफनाने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे उसके ऊपर में जब उसको ढका जाता था, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बनाई जाती थी। ब्राह्मणों के लिए अलग अलग आकृति बनाई जाती थी, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग और शूद्र के लिए अलग अलग आकृति का प्रयोग किया जाता था। तो ये सभी चीजें हमको देखने को मिलती है वर्ण व्यवस्था में। ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज की? तो स्त्रियों की स्थिति को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा कि स्त्रियों की स्थिति किसी भी समाज को अगर हम पढ़ते हैं तो जिस समाज में स्त्री की स्थिति सबसे अच्छी होगी वो समाज उतना ही ज्यादा डेवलप देखने को मिलता है, और जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती है वह समाज हमें अधिक विकसित दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्रियां जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो सबसे पहली अगर हम बात करें पूर्व वैदिक युग में, तो पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों को जायदे स्तंभ कहा जाता था। ठीक है। जायदे स्तंभ, इसका मतलब क्या है? जायदे स्तंभ मतलब पत्नी ही घर है। इसका मीनिंग आप देखें तो पत्नी को घर के समान माना जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी तभी इनको इतनी अच्छी उपाधि से ये इतनी अच्छी उपाधि दी जा रही है। स्त्रियों को अगर जायदे स्तंभ कहने का मतलब है पत्नी ही घर है, मतलब स्त्रियों को अच्छा उपाधि दिया जा रहा है, काफी ज्यादा उनका वैल्यू होगा समाज में, तभी तो इनको इतना अच्छे उपाधि से या फिर इतने अच्छे नामों से इनको जाना जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों को जायदे स्तंभ कहते थे, जिसका मतलब होता है पत्नी ही घर है। दूसरा अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति को जाने तो यहाँ पे विधवा विवाह प्रचलन था। ठीक है। विधवा विवाह, आप विधवा विवाह कर सकते थे। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे विवाह करने का अनुमति था, वो विवाह कर सकती थी। साथ साथ में बाल विवाह प्रचलन नहीं था। बाल विवाह प्रचलन नहीं था। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। ठीक है। राजनीतिक कार्यों में भाग लेती थी। ठीक है। यज्ञों में भाग लेती थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें स्वेच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार भी प्राप्त था, मतलब कि प्रेम विवाह। ठीक है। उस समय प्रेम विवाह का अधिकार प्राप्त था। जिनको ये पसंद कर ले, या लड़का लड़की को पसंद कर ले या लड़की लड़का को पसंद कर ले, तो वे स्वेच्छा अनुसार विवाह करने का उनको अधिकार प्राप्त था। ठीक है। साथ साथ में उनको ज्ञान प्राप्त करने का भी अधिकार था। अधिकार, जिसको हम लोग बोलते थे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार। ठीक है। एक और टॉपिक है, जो स्त्रियां आजीवन विवाह नहीं करती थी। ठीक है। जो स्त्रियां आजीवन विवाह नहीं करती थी, किस काल में? पूर्व वैदिक युग में। उस स्त्री को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु, जो आजीवन विवाह नहीं करती थी। आजीवन विवाह नहीं करती थी।
ठीक है। और ये अमाजू, अगर ये स्त्री विवाह नहीं कर रही है तो वो किसके अंडर में रहेगी? अपने फैमिली के अंडर में, अपने पिता के अंडर में रहती है। और जब ये स्त्री के पिता मर जाएंगे तो इनका देखभाल कौन करेगा? तो इनको घर से निकाला जाएगा ना। तो इसके लिए यह व्यवस्था किया गया था कि अगर कोई स्त्री जो अमाजू है, जो आजीवन विवाह नहीं किया, और उसके रहते हुए अगर इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके पिता का जो संपत्ति का अधिकार है वो इस स्त्री को भी प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में हम लोग अपने बेटी या बेटियों को किसी भी तरह का संपत्ति का अधिकार हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन उस समय जो स्त्री आजीवन विवाह नहीं करती थी उसको अपने पिता के संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने का हक मिलता था। अब जरा सोच के देखिए कि जो चीजें आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है वो चीजें हमको पूर्व वैदिक युग में देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युग का। ये सारा टॉपिक आपका क्या है? पूर्व वैदिक युग की है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युग की, तो यहाँ पे जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों को जायदे स्तंभ के नाम से जाना जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक युग में देखे तो यहाँ पे कहा जाता है अर्धांगिनी। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी, आधा अंक की मालिक की मालकिन। ठीक है। और यहाँ पर भी खराब दर्जा नहीं दिया गया स्त्रियों को। ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे बोला गया है पत्नी ही घर है, यहाँ पे आधा अंक का मालकिन कहा गया। थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इनकी स्थितियों में, लेकिन यहाँ पर भी इनको ठीक ठाक दर्जा दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगला वर्ड जो हम लिखने जा रहे हैं उससे खुद पता चल जाएगा कि पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कैसे हो जाएगी। यह आपका अनुमान खुद से लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे कहा गया है कि पत्नी ही घर है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्त्रियों संसार में, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? स्त्रियों के लिए संसार में संपूर्ण दुखों का कारण केवल और केवल स्त्रियां हैं। अब जरा सा कंपेयर करके देखिए पूर्व वैदिक युग में और उत्तर वैदिक युग में कि जो वर्ड यहाँ पे कहा गया है और जो वर्ड यहाँ पे कहा गया है उससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व वैदिक युग में और उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कैसी रही होगी। क्योंकि ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है ये खुद ही आपको डिफाइन करने पे मजबूर कर देता है कि पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी और उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किन किन चीजों का यहाँ पे रोक लगाया गया था जो हम लोग पूर्व वैदिक युग में देखते हैं और उत्तर वैदिक युग में वो चीज हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे विधवा विवाह, तो यहाँ पर भी आप सेम लिखते जाइएगा विधवा विवाह यहाँ पे प्रचलन था। ठीक है, प्रचलन था। ठीक है। हम सब चीज लिखते नहीं जाएंगे, हम यहाँ से आपको बताते हैं उत्तर वैदिक में यहाँ पे क्या क्या लिखना है। जैसे विधवा विवाह यहाँ पे प्रचलन था पूर्व वैदिक युग में, सेम उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी विधवा विवाह का प्रचलन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन नहीं था तो यहाँ पर भी बाल विवाह प्रचलन नहीं था। तीसरा चीज हम यहाँ पे देखते हैं युद्ध में भाग लेती थी। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक युग में युद्ध में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। राजनीतिक कार्यों में भाग लेती थी, कहाँ? पूर्व वैदिक युग में। लेकिन उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक कार्यों में ये लोग भाग नहीं लिया करते थे। यज्ञों में भाग ले सकती थी स्त्रियां, कहाँ पे? पूर्व वैदिक युग में। लेकिन उत्तर वैदिक युग में यज्ञों में भाग नहीं लेती थी। स्वेच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार तो ये इनको प्राप्त था, तो यहाँ भी उत्तर वैदिक युग में भी स्वेच्छा अनुसार ये विवाह कर सकती थी। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार जिसको हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं, यहाँ पे
केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही था, ब्राह्मण और क्षत्रिय को। ठीक है, मतलब कि उच्च कुल के व्यक्ति ही यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, उच्च कुल के व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। इसके अलावा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जैसे निम्न कुल के व्यक्ति को उपनयन संस्कार पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। बाकी बात अमाजु की बात करें तो यहाँ पर भी ये सेम चीज लागू था। ठीक है, तो ये था आपका स्त्रियों की स्थिति को लेकर के संपूर्ण जानकारी। यहाँ पे आपको बेसिक डिफरेंस खुद ही देखने को मिल गया होगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बहुत ऐसे चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्व वैदिक युग में जातीय स्तंभ का मतलब क्या था, या उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों को किस नाम से जाना जाता था, या पूर्व वैदिक युग में स्त्रियों को क्या कहा जाता था। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेशभूषा। क्लियर है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को प्लीज इसको बैक कर लीजिए, उसके बाद उसको फिर से दोबारा देखिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, वो आपको वन लाइनर के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, ये हमेशा और हमेशा आपको पीटी और मेंस, चाहे आप कहीं भी डिस्क्रिप्टिव अगर एग्जाम देते हैं तो उस चीजों को देख करके आपको इस वीडियो को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको कहीं भी अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना हो तो आपको, अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से हर एक चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्त्रियों की स्थिति को लेकर के। अब बात करते हैं हम वेशभूषा, कि यहाँ पे जो व्यक्ति थे वो वेशभूषा में क्या क्या धारण करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि पूर्व वैदिक युग में और उत्तर वैदिक युग में जो जो स्त्रियां पहनती थी, ठीक है, पूर्व वैदिक युग में और उत्तर वैदिक युग में जो स्त्रियां पहनती थी वो पुरुष भी पहनते थे, जो पुरुष पहनते थे वो स्त्रियां भी पहनती थी। क्योंकि उस टाइम हम लोग जैसा सूट सलवार कोट पैंट जींस शर्ट नहीं था, उस समय जो भी वस्त्र था वो स्त्रियां भी उसको पहनती थी और पुरुष भी उसको पहना करते थे। तो वेशभूषा की अगर हम बात करें तो कमर से जो नीचे पहना जाता है, जिसको आज हम लोग फुल पैंट जींस वगैरह बोलते हैं, उस समय जो कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था, नीचे जो पहना जाने वाला वस्त्र होता था उसको नीवी के नाम से जानते हैं। क्या चीज? नीवी। ठीक है, जो कमर से ऊपर पहना जाता था, ऊपर जो पहना जाता था उसको वासम बोलते थे। ठीक है, और जो ओढ़नी के जैसा ओढ़ा जाता था, ठीक है, ओढ़नी के जैसा ओढ़ना, ओढ़नी के जैसा जो ओढ़ा जाता था उसको बोलते थे अधोवास। ठीक है, कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र को हम लोग क्या बोलते थे? तो नीवी। नीचे है तो नीचे, नीचे है तो नी मतलब नीचे और नी मतलब नीवी, और जो कमर से ऊपर है तो वासम। ठीक है, और जो ओढ़ने वाला जो वस्त्र होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? अधोवास के नाम से जानते थे। तो ये कपड़ा जो स्त्रियां पहनती थी वही सेम कपड़ा पुरुष भी पहनते थे। उस समय स्त्रियों के लिए अलग कपड़ा की व्यवस्था नहीं था या पुरुष के लिए कोई अलग कपड़ा का व्यवस्था नहीं था, दोनों एक ही प्रकार के कपड़े को पहना करते थे। अब हम बात करते हैं आभूषण की। तो आभूषण में ये लोग गला में हार पहनते थे, गला में हार, गला का हार पहनते थे, जिसको ये लोग रूकम कहते थे। ठीक है, गला में पहनने वाले हार को क्या बोलते थे? रूकम कहते थे। चाहे वो मिट्टी का बना हो या सींग का बना हो या हड्डी का बना हो, तो उसको हम लोग रूकम कहते थे। तो ये पहनने का प्रचलन स्त्रियों में भी था और पुरुषों में भी था, दोनों ये लोग पहना करते थे। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो निष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सोना। ठीक है, तो सोने का प्रचलन या सोने आभूषण के तौर पे सोना पहनना ये पुरुष भी पहना करते थे और साथ साथ में स्त्रियां भी पहना करती थी।
तो ये जो हम लोग वेशभूषा की बात कर रहे हैं, आभूषण की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार पूर्व वैदिक युग में हमको देखने को मिलता है, सेम उसी प्रकार हमको यहाँ उत्तर वैदिक युग में भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार पूर्व वैदिक युग में कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी नीवी जैसे कपड़ों का प्रचलन था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ वासम जैसे कपड़े का प्रचलन था। अधोवास यहाँ भी कहा जाता था, जो ओढ़ा जाता था जिस कपड़े को। साथ साथ में रूकम जो गला का हार होता था, ठीक है, गला का हार को रूकम कहा जाता था, वो उत्तर वैदिक युग में भी प्रचलन था। निष्क, निष्क मतलब सोना, तो यहाँ पर भी सोना का प्रचलन हमको देखने को मिलता है आभूषण के तौर पे। तो कोई आपको यहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किस चीज को लेकर के? तो आभूषण को लेकर के, वेशभूषा और आभूषण को लेकर के यहाँ पे आपको किसी भी तरह का डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं खान पान की। तो खान पान की अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक युग में और उत्तर वैदिक में क्या बेसिक डिफरेंट है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो खान पान दो तरह से होता है। तो खान पान एक शाकाहारी होता है, ठीक है, शाकाहारी, और एक मांसाहारी। ठीक है, यहां पर भी लिख दीजिए शाकाहारी और यहाँ मांसाहारी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शाकाहारी में ये लोग दूध, जौ, सोमरस और दही, ये लोग शाकाहारी जैसे खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग करते थे। क्या क्या? दूध, जौ, सोमरस और दही। ठीक है, ये शाकाहारी भोजन है। ठीक है, मांसाहारी की अगर हम बात करें तो ये लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि चीजों का ये लोग मांसाहारी भोजन किया करते थे। यहाँ पर घोड़ा को भी खाया जाता था। ठीक है, घोड़ा को भी मांसाहारी भोजन के रूप में खाया जाता था, लेकिन ध्यान दीजिए घोड़ा तभी खाया जाता था जब यहाँ पे राजसूय यज्ञ किया जाता था। तब जब राजसूय यज्ञ किया जाता था और राजसूय यज्ञ जब समाप्त हो जाता था, तब यहाँ पर घोड़ा जैसे पशु का मांसाहारी भोजन किया जाता था। यहाँ पे जो हम बेसिक पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसे जानवर है जिसको पूर्व वैदिक युग के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो जो जानवर जिनके बारे में पूर्व वैदिक युग के लोग नहीं जानते थे, तो वो था बाघ, शेर और हाथी। ये तीन ऐसे जानवर हैं जिसके बारे में पूर्व वैदिक युग के लोगों को जानकारी हमें नहीं प्रतीत होता है कि उस समय इस सब चीजों को वो जानते थे। बाकी बात सारे जानवर को वो जानते थे, लेकिन बाघ, शेर और हाथी के बारे में उनको किसी भी तरह का आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग की बात करें तो जिस प्रकार यहाँ पे पूर्व वैदिक युग में दूध, दही, जौ, सोमरस आदि चीजों को शाकाहारी भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर भी दूध, दही, जौ और सोमरस इन्हीं सब चीजों का प्रयोग किया जाता था। मांसाहारी में भी सेम बैल, भेड़, बकरी, सुअर, हिरन इत्यादि चीजों की ही ये लोग मांस खाया करते थे। यहाँ पर भी घोड़ा का भी मांस खाया जाता था, लेकिन तब जब राजसूय यज्ञ किया जाता था तब। ठीक है, इसके पहले आप यहाँ पे घोड़े के मांस को नहीं खाया जाता था। अब हम यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे पूर्व वैदिक युग में बाघ, शेर, हाथी का इनको ज्ञान नहीं था। किन लोगों को? तो पूर्व वैदिक युग के लोगों को। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग की बात करें तो यहाँ पर बाघ, शेर,
और हाथी, इन सभी जानवरों का इनको जानकारी प्राप्त हो चुका था। ठीक है, जानकारी प्राप्त हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि शाकाहारी भोजन पूर्व वैदिक में जिस प्रकार था उसी प्रकार उत्तर वैदिक युग में भी हमको देखने को मिल रहा है। मांसाहारी भोजन में जिस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है उसी प्रकार यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि किन किन चीजों के बारे में इसको जानकारी नहीं थी, तो बाघ, शेर, हाथी। ठीक है, और एक चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि पूर्व वैदिक युग के लोगों को नमक, मछली, रोटी और चावल, इन 4 चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। किनको? पूर्व वैदिक युग के लोगों को। किसके किसके बारे में? नमक, मछली, रोटी, चावल। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक युग में जाते हैं तो यहाँ पे नमक, मछली, चावल, रोटी, इन सभी चीजों की इनको जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। यहाँ पे नहीं जाना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक युग में इन सभी चीजों की इनको जानकारी हो चुकी थी। ये सब चीज ये लोग खाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोरंजन का साधन। तो ये सब चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जाता है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये डाल दिया जाएगा कि क्या पूर्व वैदिक युग के लोगों को किन चीजों की जानकारी थी या नहीं थी। तो ये सब 4 ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। उसमें एक नमक, चावल, रोटी, मछली, चावल अगर डाल दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 4 चीज उनको जानकारी नहीं थी। बाकी बस जो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस चीज की जानकारी नहीं थी, तो ये 4 अगर आप याद रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को सही करके आएंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए वन लाइनर में अगर देखें तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी ये सब काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोरंजन का साधन। तो मनोरंजन का साधन मतलब कि उस समय, जैसे आज के टाइम की अगर हम लोग उस समय की तुलना करें तो उस समय आज के समय के जैसा तो नया नया मोबाइल या फिर अनेक तरह के खेलने वाले चीजों का तो उपयोग नहीं किया जाता था। उस समय इतने टेक्निकल जमाने का तो मोबाइल, टैबलेट या जो भी बोल सकते हैं, इतना एडवांस कुछ चीजों का तो विकास नहीं हुआ था। तो उस समय मनोरंजन के लिए ये लोग किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, तो उस चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पूर्व वैदिक युग में मनोरंजन का साधन के लिए अगर हम देखें तो रथ दौड़, ठीक है, उसके बाद शिकार करना, ठीक है, जुआ खेलना, पासा खेलना, नृत्य करना, गाना गाना, ठीक है, उसके बाद ढोल बजाना इत्यादि। ये सभी चीजें थे उस समय के लिए मनोरंजन का साधन। और अगर ज्यादा होता था तो सोमरस पीना, यह भी इनके लिए मनोरंजन का साधन रहा था। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक युग में तो यहाँ पर भी हमको रथ दौड़, ठीक है, शिकार करना, ठीक है, उसके बाद जुआ खेलना, ठीक है, पासा खेलना, उसके बाद नृत्य करना, ठीक है, गाना गाना, उसके बाद ढोल बजाना, ठीक है, ढोल बजाना, इसके बाद सोमरस पीना। ये सभी चीजें
मनोरंजन के साधन में दोनों समान ही थे, किसी भी प्रकार का बेसिक डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पूरा और पूरा सामाजिक जीवन को पढ़ लिए हैं, जिसमें से हर एक टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो हर एक चीज आपको एक एक करके बताया जा चुका है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगर हमसे जो भी गलती हो रहा है या जो भी छूट रहा है पढ़ाने में, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर वीडियो आपको हमारी पसंद नहीं आ रही है तो आप वीडियो को देखते हैं और आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे बेहतर होना चाहिए, तो आप कमेंट के थ्रू में हमको बता सकते हैं, जिससे कि अगले वीडियो में हम लोग इससे अच्छा सुधार करें और आप लोग को इससे भी अच्छा कंटेंट हम लोग आगे प्रोवाइड करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे हर बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ साथ खुद भी हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग का हौसला बना रहे और हम लोग आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।